हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके इस वीडियो में कराने वाले हैं। इससे पहले हमने अलग अलग पार्ट्स में 500 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 501 नंबर, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, दिल्ली, कन्नौज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो उन्होंने जो अनुमति मांगी थी वो मांगी थी समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वो है गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था कुमारगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, हर्यक वंश। ठीक है। तो बौद्ध गया में जो महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी वो हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 14 महीने। तो कितने दिन रहा था चीनी यात्री फाहियान? तो वो 3 साल रहा था, 36 महीने रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध चंपा, नालंदा, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो आर्यभट्ट का जो संबंध था वो था पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? तो कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? पटना, सारण, भागलपुर, शाहाबाद। ठीक है। तो गुप्त काल की जो एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? वो सारण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई। कितने फीट? 7.5 फीट। तो ये बुद्ध देव की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नालंदा से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागियों के चित्र है, यह किस काल के हैं? ठीक है। तो राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर के द्वारा खोदे गए हैं। तो मौर्य काल, गुप्त काल, परवर्ती गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा परवर्ती गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है। तो मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो तीरभुक्ति जो आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त, घटोत्कच, चिरादत्त या पर्णदत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद गुप्त। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का नालंदा, विक्रमशिला, आदेंतपुरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में जो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था वो था नालंदा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? हर्ष के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, अशोक के। तो फाहियान जो आया था वो किसके शासन काल में आया था? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 517 नंबर प्रश्न कहता है किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देशों में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये किसने कहा था? हेनसांग ने कहा है या फिर मेगास्थनीज ने कहा, फाहियान ने कहा या फिर इत्सिंग ने कहा था?
तो ये कहा था फाहियान ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुप्त संवत का आरंभ होता है, ठीक है, 302 ईस्वी, 312 ईस्वी, 320 ईस्वी या फिर 322 ईस्वी में। तो गुप्त जो वंश है उसका आरंभ होता है 320 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की जो विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्तुति की रचयिता कौन था? विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो कौन? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त? ठीक है, दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान क्या था? समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्तुति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त? तो प्रयाग प्रस्तुति में जिस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंहगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, परवर्ती गुप्त वंश का? तो कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, कुमार गुप्त? तो परवर्ती जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो कौन था? कृष्णगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कृष्णगुप्त ने, कुमारगुप्त तृतीय ने, दामोदर गुप्त ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पराजित किया था परवर्ती शासक मौखरी को तो वो था कुमारगुप्त तृतीय। अगला प्रश्न है मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? कृष्णगुप्त को, दामोदर गुप्त को, माधव गुप्त को? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौखरी शासक ने किसे प्राप्त कर जीत लिया था? वो था दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो कहता है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? दामोदर गुप्त को, आदित्य सेन को, जीवित गुप्त को, माधव गुप्त को? ठीक है, तो हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि जिसे बनाया था वो था माधव गुप्त। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था? तो किसने किया था? माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने, कुमारगुप्त तृतीय ने? तो ये जो तिब्बत की संप्रभुता को समाप्त किया था वो क्या था? आदित्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन, माधवन गुप्त, जीवित गुप्त या फिर दामोदर गुप्त? ठीक है, तो किस गुप्त शासक ने जो है वो अश्वमेघ का आयोजन किया था? आदित्य सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, तो आदित्य सेन, जीवित गुप्त द्वितीय, माधव गुप्त, कुमारगुप्त तृतीय? तो मगध के जो परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक था वो था जीवित गुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो कहता है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? ठीक है, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णगुप्त। अगला जो क्वेश्चन है हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो हिमालय के शत्रुओं को किसने जीता था? दामोदर गुप्त, आदित्य सेन, कृष्णगुप्त, जीवित गुप्त? इसका सही जवाब हो जाएगा जीवित गुप्त। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? आदित्य सेन, माधव गुप्त, देवगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था वो आदित्य सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन में चीनी राजदूत वान हुएत से भारत की यात्रा की? तो इसका पहला ऑप्शन है माधव गुप्त, दूसरा है महासेन गुप्त, तीसरा है कृष्णगुप्त, चौथा आदित्य सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है
मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। तो सही क्रम इसमें से कृष्णगुप्त है, जीवित गुप्त, तो कृष्ण के बाद जो आया था वो हर्षगुप्त आया था, ये गलत है। तो कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त और दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन सबसे लास्ट में आया था। तो जो मगध के जो प्रवर्ती गुप्त शासकों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले कृष्णगुप्त आए थे, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, फिर कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त और लास्ट में आदित्य सेन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने जो भ्रमण किया था बिहार का चीनी यात्री इत्सिंग 673 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा था? चंपारण, गया, पटना, नालंदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया, मतलब पढ़ाई की? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है मगध और चौथा है नालंदा। तो हेनसांग ने जो अध्ययन किया था, ठीक है, वो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? सन 635, 636, 637, 638। तो हेनसांग ने पाटलिपुत्र की जो यात्रा की थी सन 635 ईस्वी में की थी, जबकि इत्सिंग ने 673 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है, बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक, राज्यवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, शशांक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आदेंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? आदेंतपुर बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात। तो आदेंतपुर जो था वो कहाँ पे है? बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पाल वंश के ही जो है राजा थे, शासक धर्मपाल, जिन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। तो धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महीपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है पाल वंश और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है परवर्ती गुप्त वंश। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो पाल वंश के द्वारा किया गया था, और किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो आधुनिक बिहार के कौन से जिले? नालंदा, पटना, गया, भागलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? हर्ष, धर्मपाल, देवपाल, हर्ष एवं धर्मपाल, हर्ष एवं देवपाल, धर्मपाल एवं देवपाल। तो आर्थिक अनुदान जो देने वाले शासक थे वो थे हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? मुंगेर को, ठीक है, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। तो मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ठीक है, महायान, वज्रयान, हीनयान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को जो विशेष प्रोत्साहन दिया गया वो है महायान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो गोपाल, धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी है देवपाल, ऑप्शन नंबर डी है महीपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवपाल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल आपको 50 क्वेश्चंस कराए हैं, 501 नंबर से 550 नंबर तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।